बरेली कॉलेज के हॉकी ग्राउंड में विश्व प्रसिद्ध शायर प्रोफेसर वसीम बरेलवी को अमृत विचार समाचार ने अपने दूसरे स्थापना दिवस के मौके पर अभिनंदन कर सम्मानित किया। इस दौरान अमृत विचार समाचार की तरफ से राष्ट्रीय कवि सम्मेलन और मुशायरे का आयोजन किया गया। शनिवार रात को आयोजित जश्न वसीम बरेलवी राष्ट्रीय कवि सम्मेलन और मुशायरे में पहले सरस्वती वंदना की गई, जिसके बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद संतोष गंगवार, आंवला सांसद धर्मेंद्र कश्यप, बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति डॉक्टर केशव अग्रवाल, प्रतिकुलाधिपति डॉक्टर अशोक अग्रवाल और अमृत विचार अखबार के संपादक शंभू दयाल वाजपेयी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बाद में डॉक्टर केशव अग्रवाल, डॉक्टर अशोक अग्रवाल और संपादक शंभू दयाल वाजपेयी ने 82 वर्षीय प्रख्यात शायर प्रोफेसर वसीम बरेलवी को शाल उड़ाकर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया, जिसके लिए प्रोफेसर वसीम बरेलवी ने अपने जज्बात का इजहार करते हुए अमृत विचार का आभार व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने बरेली के जर्रे जर्रे को सलाम करते हुए कहा कि उन्हें इतना बड़ा सम्मान 50 सालों बाद मिला है। इससे पहले 1972 में उन्हें यह सम्मान मिला था। इस दौरान कार्यक्रम में देश के जाने माने शायरों में राना सहरी, हसन कमाल, ताहिर फराज, हसीब सोज, शायर इकबाल अजहर, अकील नुमानी, तो वहीं कवि कवियत्रियों में डॉक्टर अरुण जैमिनी, विष्णु सक्सेना और डॉक्टर कल्पना शुक्ला, कीर्ति काले, अनामिका अंबर ने अपनी रचनाओं से जमकर समा बांधा। इस दौरान डॉक्टर केशव अग्रवाल ने अपने संबोधन में कहा कि बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का नाम बरेली से करने की बात हो या फिर अमृत विचार अखबार शुरू करने की, यह सब वसीम बरेलवी की प्रेरणा से ही संभव हो पाया है। अमृत विचार समाचार लगातार तरक्की कर रहा है, जिसका बहुत जल्द लखनऊ में ऑटोमेटिक प्लांट शुरू होने जा रहा है। इसके बाद कानपुर और अयोध्या की ओर से भी बढ़ने की तैयारी है। वहीं डॉक्टर अशोक अग्रवाल ने प्रोफेसर वसीम बरेलवी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उन्होंने दुनिया के मशहूर शायर में समाज सुधारक, समाज सेवक जैसी तमाम अच्छी छवियां देखी हैं। वह बरेली के लिए बहुत सोचते हैं। अमृत विचार ने जो आयोजन इस हकीर फकीर के एजाज में सम्मान में किया है, उसका शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास शब्द तो है ही नहीं। मैं समझता हूँ कि इन्होंने जो कुछ भी किया है वो इसी मिट्टी की अजमतों को पूरी दुनिया में पहुँचाने के लिए किया है, जिस मिट्टी का मैं एक हकीर जर्रा हूँ, एक छोटा सा जर्रा हूँ। मुझे जो कुछ मिला है इस सरजमीन से मिला है और इतना प्यार आप लोगों ने दिया है कि ये मेरी ज़िंदगी का दूसरा मौका है। आज से जो समझिए 1972, 6 फरवरी 1972 मेरी आंखों में घूम रही है, जब इसी बरेली ने मुझे 32 साल की उम्र में वो एजाज़ दिया जो उर्दू के, हिंदी के किसी कवि या शायर की किस्मत में शायद ही हिंदुस्तान में आया हो। जब यहाँ पर लिटरेरी सोसाइटी बरेली ने वो आयोजन किया था मेरे सम्मान में जश्न वसीम बरेलवी के नाम से, और जिसके अंदर फिराक गोरखपुरी से लेकर और शाह समकरा तक हिंदुस्तान का कोई बड़ा शायर ऐसा नहीं था आया हो। महेंद्र कपूर को बॉम्बे से बुलाया गया था मेरी 2 गज़लें गाने के लिए। बहुगना जी ने उसकी सजारत की थी, जनरल कौल ने उसका इनाग्रेशन किया था, और वो तारीखी मुशायरा यहाँ पर हुआ था जश्न वसीम के हवाले से। आज उसके बाद अमृत विचार ने जो इतना बड़ा दिल दिखाया है, दरअसल ये मेरे अशोक जी जो हैं, ये संत आत्मा अशोक अग्रवाल हैं, उनके साथ हमारे सारे जितना भी ये आयोजन करता और ये पूरा परिवार जो अमृत समाज का है, केशव जी, अर्जुन जी और भाई भाभियाँ, और फिर साथ साथ उनको जो जहन मिला है, फिक्र मिली है, कलम वाला मिला है वाजपेयी जी की शक्ल में, इन सब की मोहब्बतों ने एक रूप लेकर आज ये आयोजन किया है। वक्त चूँकि बहुत हो चुका है, मैं बहुत कुछ बोलना चाहता था आज के मौके पर, और अगर मौका मिला और आप लोग आखिर तक रहे तो मैं फिर बोलूँगा भी, लेकिन इस बार मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि बरेली के जर्रे जर्रे को सलाम करता हूँ जिसने मुझे ये इज्जत और इजाज़त बख्शा। पढ़ाई भी जब मैंने अपनी शुरू करी, इंग्लिश की पढ़ाई में केवल स्कॉलरशिप से पढ़ पाया। फादर बोले मैं तुम्हें केवल फीस तो कॉलेज की दे सकता हूँ, हॉस्टल की फीस, पढ़ाई की फीस, बाकी खर्चे मैं नहीं दे सकता। तो 125 रुपये की बात है 73 से लेके 80 के बीच की। उस पीरियड में 125 रुपये 75 रुपये खाने पे खर्च करते थे और 50 रुपये पूरे 1 महीने का पॉकेट मनी। उस तरह से MBA की पढ़ाई करी, फिर बॉम्बे चले गए, और तब जैसे ही मैं बॉम्बे गया, उस समय बॉम्बे कहलाता, अब तो मुंबई हो गया, तो
आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, किसी ने विश्वास ही नहीं किया, मेरे फादर ने भी नहीं किया, पेरेंट्स ने भी नहीं किया, सबने कहा अब तो लड़का हाथ से गया और अभी वापस आने वाला नहीं। मैंने कहा नहीं मैं वापस आऊँगा। और अचानक एक दिन मैं बोरी बिस्तरा उठाकर, से कहते हैं ना, बैग एंड बैगेज के साथ रिज़ाइन करके वहाँ से चला आया जसलोक हॉस्पिटल से। और सब लोग भचक्के रह गए कि क्या हुआ ये। और उस समय मैंने कहा अब मैं प्रैक्टिस शुरू करने जा रहा हूँ। तो एक बहुत अच्छा छोटा सा वाक़या मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आज ये अच्छा मंक है जब तक लोग इस माहौल में आएंगे। तो जब मैं यहाँ पर आया तो मेरी पॉकेट में शायद 10-15 हज़ार रुपये इकट्ठे करे होंगे उस समय तक के, जितने भी होंगे। फादर से मैंने कहा कैसे शुरू करें, किराए की कोई भी जगह लेते हैं तो बड़ी मुश्किल पड़ेगी। तो फादर ने कहा अपने घर में एक कोना है, उसी में लकड़ी का अपना एक पार्टीशन खड़ा करो, क्लिनिक शुरू करो। उसके लिए भी पैसे नहीं थे। तो 13,000 रुपये का फादर ने LIC पर लोन लिया अपना, क्योंकि उनके पास भी पैसे नहीं थे। और उस तरह से एक छोटा सा चैम्बर बनाया, प्रैक्टिस शुरू करी। भगवान की दया से, आप लोग के आशीर्वाद से, आप लोगों की मोहब्बत से, प्यार से प्रैक्टिस शुरू हो गई। उनका 13,000 का लोन वापस चुकाया, फिर धीरे धीरे बढ़ते गए और आज आप देख रहे हो पूरा एक मेडिकल कॉलेज बन गया, पूरी यूनिवर्सिटी बन गई। और इस यूनिवर्सिटी का नाम जब बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी रखा तो सब लोगों ने सोचा कि आखिर ये नाम कहाँ से आया, क्योंकि मेडिकल कॉलेज का नाम रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज था। तो हमने कहा नहीं, इसी मिट्टी से पैदा हुए, यहीं के पैदा हुए, यहीं के लोगों ने प्यार दिया है, इसी के दाना पानी खाकर पैदा हुए हैं, तो नाम भी यहीं का शहर का होना चाहिए। और ये प्रेरणा के स्रोत हमारे वसीम साहब, जिनकी सोच से कि जब वसीम बरेली लिख सकते, बरेली का नाम रोशन कर सकते हैं, तो क्या हम लोग बरेली का नाम रोशन नहीं करेंगे? क्योंकि जब यहाँ से बच्चे पढ़कर निकलेंगे, और बच्चे पूरे यहाँ पर आज आपको मालूम होगा केरल से लेकर कन्याकुमारी तक और मणिपुर से आसाम, सब जगह से स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने के लिए। करीब 2,500 से 3,000 स्टूडेंट्स कैंपस में रहते हैं, मेडिकल कॉलेज के कैंपस में। तो जब ये बच्चे पढ़कर जाएंगे, कहीं जाएंगे, तो उससे पूछा जाएगा कहाँ से पढ़कर आए, कौन से कॉलेज से, कौन सी यूनिवर्सिटी से, तो नाम कहाँ आएगा? बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। नाम किसका होगा? बरेली का। तो बरेली से जुड़े होने के नाते ये हमारा फर्ज भी है, जिम्मेदारी भी है, और इसीलिए मुझे महसूस हुआ कि बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी नाम रखा मैंने, जिसकी वजह से। और अब मैं अमृत विचार की बात पर आता हूँ। हमारे वसीम साहब की प्रेरणा से ही अमृत विचार की स्थापना हुई है, ये आज किसी को नहीं मालूम होगा। वसीम साहब ने कहा आप लोगों ने इतना सब कुछ कर लिया है, बरेली से कोई भी अखबार कभी ऐसा नहीं निकला कि जो एक स्टेब्लिश होकर लंबे समय तक चलने की प्रोग्रेस में हो, तो आप लोग कुछ ऐसा करिए यहाँ पर कि इसको आगे बढ़ाकर यहाँ पर बरेली का नाम हो। तो फिर सोचा गया कि क्या बरेली समाचार रखा जाए या रोहिलखंड समाचार, तो उससे लगा कि शायद वो एक लोकल अखबार की तरह रह जाएगा। और समय की कुछ ऊपर वाले की मर्जी थी, वसीम साहब का आशीर्वाद था। और एक न्यूज़पेपर ऐसा था जो लखनऊ का था, 30 ईयर्स से वो लोग चला रहे थे, लेकिन शायद पूरी तरह से चला नहीं पा रहे थे। अमृत विचार नाम वहाँ से आया, वो 30 साल पुराना पूरा पेपर हमने परचेज कर लिया। और उसके बाद यहाँ पर पूरा ऑटोमेटिक प्लांट लगाया हुआ है, इसी मेडिकल कॉलेज के पास में कैंपस में लगा हुआ है, जिसमें हमारे सैटेलाइट पर जो ऑफिस है, वहाँ से हम पूरा न्यूज़पेपर जब बनता है तो कंप्यूटर से सीधे वहाँ पहुँचता है और ऑटोमेटिक प्रिंट होकर पूरी गड्डी बनकर निकल के बाहर आ जाता है। कोई किसी को छूने की ज़रूरत नहीं होती उसमें, टोटली ऑटोमेटिक प्लांट। उससे पूरा अमृत विचार शुरू हुआ और धीरे धीरे 2 साल के अंदर, जबकि किस मुश्किल पीरियड में शुरू किया आप सोच सकते हैं कि नवंबर 2019 में शुरू किया और 2020 में आते आते मार्च से लॉकडाउन शुरू हो गया, यानी मुश्किल से 3 महीने हुए थे। जो इनॉग्रेशन होना था वो भी उसका टल गया केवल कोरोना की वजह से। कोविड के बीच में कितनी मुश्किलों से आगे बढ़े होंगे, लेकिन ऊपर वाले की दया रही, आप लोगों का प्यार आशीर्वाद रहा, उससे आगे बढ़ते चले गए। और आज बरेली एडिशन के अलावा मुरादाबाद का एडिशन शुरू हो गया, हल्द्वानी का एडिशन शुरू हो चुका है, शाहजहांपुर का एडिशन शुरू हो चुका है, और लखनऊ में एडिशन तो पहले ही से चल रहा था क्योंकि वहीं का पुराना अखबार चला आ रहा था। अब हम लोग वहाँ पर एक अपना दूसरा प्लांट वहाँ पर लग रहा है, नादरगंज, वहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है, कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया। नेक्स्ट मंथ तक, दिसंबर, इसी पूरे दिसंबर के अंदर मोस्ट प्रोबेबली हम उम्मीद रखते हैं प्लांट लग के तैयार हो जाएगा और जनवरी से हम उसको विधिवत शुरू कर देंगे। जब वहाँ भी पूरा ऑटोमेटिक प्लांट लग रहा है। ऑफिस ऑलरेडी वहाँ लखनऊ में सेट हो चुका है, बाकी और जगह भी ऑफिसेज हैं, लेकिन लखनऊ के हिसाब से लखनऊ के एडिशन के लिए पूरा तैयारी हो चुकी है और नेक्स्ट मंथ और नहीं तो जनवरी में हर हालत में शुरू कर देंगे। वो भी पूरा ऑटोमेटिक प्लांट लग रहा है। और उसके बाद ही फिर धीरे धीरे कानपुर और आसपास के अयोध्या के अंदर जो नेक्स्ट टारगेट है, कानपुर कम से कम अयोध्या तक हमारा नया एडिशन वहाँ के भी शुरू हो जाए, क्योंकि जब वहाँ एक प्रोडक्शन या प्रिंटिंग शुरू हो जाएगी तो नेचुरली वहाँ के लोगों के लिए भी उसका थोड़ा सा अच्छा लगने लगेगा, हम लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस
अपने वाजपेयी जी को, जिन्होंने हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाने में दिन रात मेहनत करी। शंभुदयाल वाजपेयी जो मुख्य संपादक, और शायद उन्होंने कभी एडमिनिस्ट्रेशन काम नहीं किया होगा। कई बार जब हमारे पास आते हैं कहते हैं मुझको एडमिनिस्ट्रेशन का, अकाउंट्स का आइडिया नहीं, तो हम लोग अपने फिर टीम को लगाते हैं उसके साथ कि नहीं आप मदद के लिए जाइए, आप लोग करिए। और उन्होंने जी जान से, और हमारे जितने भी अमृत विचार पूरे परिवार के यहाँ के लोग हैं, लखनऊ के लोग, आज लखनऊ के लोग भी यहाँ पर आए हुए, मुरादाबाद के आए हुए हैं, मुरादाबाद में भी पूरा ऑफिस है, उन सब ने पूरी मेहनत करके इस पूरे प्रोग्राम को अरेंज किया और खुद अपने आप किया। मैं तो एज ए गेस्ट यहाँ पर चला आया। तो मैं एक पूरी टीम बहुत बहुत स्वागत के अभिनंदन के लिए मैं बहुत बहुत उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ, उनका स्वागत भी करता हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने पूरी जितने भी हमारे कवि हैं जिनके सुनने के लिए आप लोग बेकरार हैं, इंतजार कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करते हुए पूरी जनता का भी स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। वसीम साहब का अगर एक शब्द में परिचय दें तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा, शायरी आपका कर्म है और सेवा आपका धर्म है। आप लोग सभी जानते होंगे कि वसीम साहब शायरों के शायर हैं, शायरी के बादशाह हैं, शायरी के ताज हैं, बरेली की नाज है। बहुत पहले की बात है, 1990 की बात है, जब मैं नाम सुना हुआ था काफ़ी वसीम साहब का। हमारे एक मित्र थे यहाँ पे, एसएसपी रहे हैं, आरएन सिंह साहब। तो हम लोगों ने एक एनजीओ बनाया और सोचा कि बरेली शहर के लिए कुछ किया जाए। उसमें कुछ अध्यक्ष किसको बनाया जाए इसकी हम लोग ढूंढ में थे। बहुत सारे नाम हमारे दिमाग में आए। अल्टीमेटली हमने वसीम बरेलवी साहब को फाइनल किया और एक समिति बनाई, जन सतर्कता समिति और बरेली नागरिक समाज, और उसके आज तक वसीम साहब हमारे अध्यक्ष हैं। उस एनजीओ ने बरेली शहर के लिए बहुत सारे काम करने की कोशिश की। उसमें सबसे बड़ा काम यह था कि विभागों से संवाद, और उसमें हम लोगों ने बहुत सारे विभाग लिए, जैसे बिजली विभाग है, ट्रैफिक है, पुलिस है, जुडिशरी है, नगर निगम है, बीडीए है, बहुत सारे विभाग हम लोग लिए। सामने मंच पे हम लोग विभागाध्यक्ष को बिठाते थे, सामने जनता बैठती थी, और एक कॉमन समस्याएं जो शहर की होती थी उसको हम लोगों ने दूर कराने का प्रयास किया और वो बहुत सफल भी रहा। इसके बाद हम लोगों ने जनप्रतिनिधियों का भी संवाद किया। बरेली कॉलेज के इसमें इंडोर स्टेडियम में हम लोग जनप्रतिनिधि को बुलाते थे और सोचते थे कि डिस्कस करते थे कि आप शहर के लिए क्या करेंगे। तो इस तरह से वसीम साहब के उसमें मार्गदर्शन में सेवा के काम शुरू हुए। शायर तो आप सब जानते ही हैं, लेकिन एक इंसान कैसे और एक वो जिसका सेवा ही धर्म है वो कैसे। तो इस तरह से उन्होंने बरेली की सेवा, शायरी के अलावा इन सब कामों से जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए सेवा की। इसके अलावा हम लोगों ने बहुत सारे 19 प्याऊ लगवाए, ऑटोमेटिक प्याऊ लगाए, जिसकी एक की कीमत 1.5 लाख रुपया आती है, और आज भी वो प्याऊ काम कर रहे हैं। वो भी बड़े वसीम बरेलवी साहब के संरक्षण में हुआ। आपने देखा होगा रजिस्ट्री दफ्तर में प्याऊ काम कर रहा है, कोतवाली के ठीक सामने प्याऊ काम कर रहा है। तो इस तरह से 19 जिसकी कीमत 1.5 लाख रुपए थी, हम लोगों ने इस तरह से बरेली शहर में एस्टेब्लिश किए। इस जनता के सेवा के साथ साथ आपने कौमी एकता पे बहुत सारे काम किए। आपको उदाहरण देना चाहते हैं कि जो बहुत सारी मुस्लिम फैमिलीज और हिंदू फैमिलीज जो सोचती रहती कि ऐसे मुसलमान होते हैं, ऐसे हिंदू होते हैं, और गलत धारणाएं बनाते रहते हैं, उसको दूर करने के लिए हम लोगों ने वसीम साहब के मार्गदर्शन में मेडिकल कैंप लगा और हिंदू मुस्लिम औरतों का साथ रखा, और जो उनको जो एक कम्युनिकेशन गैप होता था उसको दूर करने का हम लोगों ने प्रयास किया। इसके साथ साथ सभी को पता है कि इस बरेली शहर में 2 बार दंगे हुए और 2 बार कर्फ्यू लगा। जब पहली बार कर्फ्यू लगा, 13 दिन कर्फ्यू हो गए, बरेली की जनता परेशान हो गई। दवाइयों का इंतजाम नहीं था, गरीबों का इलाज नहीं हो पाता था, अस्पताल सब बंद थे, खाने पीने की व्यवस्था खराब होने लगी। वसीम साहब अपनी टीम के साथ में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास पहुंचे और उनसे रिक्वेस्ट किया कि इस तरह से कि इस कर्फ्यू को ख़त्म किया जाना चाहिए और जनता की समस्याएं दूर होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि कितने लोग होंगे। वसीम साहब ने कहा कि हमारे पास इस समय 40 लोग हैं, सब आएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
वसीम साहब ने कहा कि आपका काम है आपको कंट्रोल करना। हम लोगों ने कोतवाली से पीस मार्च शुरू किया, शहर को क्रॉस करते 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 और हम लोग बारादरी थाने पे पहुंचे और 40 लोग की बाद में 4000 लोग हो गए और हम सोच भी नहीं सकते थे कि किस तरह से हम लोगों का स्वागत हुआ। छतों से हम लोग गुलाब के फूल फेंके जा रहे थे। मुझे हैरानी थी कि लोग को पता कैसे लगा कि हम लोग पीस मार्च निकाल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद और बरेली शहर जिंदाबाद, इस तरह से नारे के साथ। और बाद में हम लोग बारादरी थाने पहुंचे और इसके बाद में बरेली शहर का ऐसा माहौल बनता कि दूसरे दिन से 4 घंटे का कर्फ्यू होगा। धीरे धीरे वो कर्फ्यू समाप्त हो गया। दूसरी बार हम ये सब उदाहरण दे रहे हैं कि एक सेवा ही धर्म है, उसको एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। शायद तो सभी लोग जानते ही हैं। उसके बाद दोबारा जब कर्फ्यू लगा जिसमें लोगों की जान माल की काफी हानि हुई, हम लोगों ने मीटिंग की। मीटिंग इकट्ठा करते ही दूसरे दिन 13 लाख रुपए फौरन इंतजाम किए, इकट्ठे किए। बहुत सारे लोगों ने पैसे दिए। सरकार ने जिन ठेले वालों को 2-2 हजार रुपए दिए थे, हम लोगों ने उनको 20-20 हजार रुपए दिए, कम से कम अपने फिर से वो बिजनेस शुरू कर सके। कितनी बड़ी बरेली शहर की सेवा है और जिसका सेवा ही धर्म है। मोदी जी का स्वच्छ भारत अभियान अभी शुरू हुआ, वसीम साहब स्वच्छ बरेली अभियान बहुत पहले शुरू कर चुके हैं। आपको ये सुन के हैरानी होगी, मैंने एक बार नहीं सैकड़ों बार देखा वसीम साहब को सड़कों से गोबर उठाते हुए, नालियां साफ करते हुए, सड़क साफ करते हुए, पार्क साफ करते हुए। क्या कोई सोच सकता है इतना इंटरनेशनली मशहूर शायर और ये सब काम करते हुए? ये सब बहुत ही ग्रेट लोग जो होते हैं, जिनके अंदर सेवा की ग्रेट भावनाएं होती हैं, वो ये सब काम कर सकते हैं। तो अमन के लिए आपने बहुत काम किए, अमन के फरिश्ता हम उनको कह सकते हैं। सेवा के लिए उन्होंने बहुत काम किए, कौमी एकता के लिए बहुत काम किए। इस तरह से अगर गिनाया जाए तो बहुत सारे और भी काम गिनाए जा सकते हैं। आप हाँ अभी भी MLC हैं और आप प्रमोशन फॉर उर्दू के जो मंत्रालय है उसके वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं, जो कि एक मंत्री का पद होता है। उस मंत्री के पद पर रह के आपने एक पैसा नहीं लिया, ना गाड़ी ली, ना बंगला लिया, ना कोई सैलरी, ना एक पैसा लिया। अपने खर्चे से मीटिंग्स में जाते थे, आते थे, काम करते थे। तो ऐसे ग्रेट लोग जिसके सेवा धर्म हो, तप त्याग की भावना हो, हम लोग उनका अभिनंदन करते हैं। और ये रोशनी जो है उन्हीं की वजह से रोशनी है। आज बरेली शहर की रोशनी है, बरेली में चमक है। ऐसे महान आदमी, ऐसे अध्यापक, ऐसे फिलोसफर, ऐसे समाज सेवी, ऐसे शायर, ऐसे राष्ट्रभक्त का आज हम लोग वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। और मैं जैसे जैसे उनके करीब आता गया, मैं उनसे तरफ खिंचता चला गया, उनकी खुशबू मेरे शरीर में बसती चली गई और मैं अट्रैक्ट होता गया। और मैं अपने को गौरवान्वित फील करता हूँ। उनको फॉलोअर, उनके अनुयायी बनने के लिए मैं उनको गौरवान्वित फील करता हूँ। अंत में मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। जिसकी शायरी एक कर्म है और सेवा एक धर्म है, उन्हीं के एक शेर से मैं इसको अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ। जहां रहेगा रोशनी लुटाएगा, जहां रहेगा रोशनी लुटाएगा, किसी दिए का अपना चिराग नहीं होता है। धन्यवाद।